नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है एक नए सेशन के साथ। इस क्लास में हम देखने वाले हैं जेल प्रेरी के पुराने पेपर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खासकर जेल प्रेरी का एग्जाम जो 9 से 12 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरी के साथ जो पुराने पेपर हैं उनको देख रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं उससे पहले अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, PDF और अन्य जानकारी के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देने के लिए, ऑथेंटिक टेस्ट देने के लिए जो अपना ऐप है गोल गुरु अकेडमी, वो आप प्ले स्टोर या गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ऑथेंटिक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए भाई, विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल की बात करें, दो प्रकार से होता है। एक तो एक सदनात्मक और एक होता है द्विसदनात्मक। कई राज्यों में विधानमंडल ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही सदन होता है, और कई राज्य ऐसे होते हैं जिनके दो सदन होते हैं। दो सदन कौन कौन से होते हैं। एक सदन जहां पर होता है वहां पर तो विधानसभा होती है, और जहां पर दो सदन होते हैं वहां पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। अब जिन राज्यों में ये द्विसदनात्मक प्रक्रिया चलती है वहां पर ये विधान परिषद होती है, और इसी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, भारत के 6 राज्य हैं, उनमें विधान परिषद है भाई। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। किस प्रकार से देखोगे, माना कि ये भारत है, इस प्रकार से, ये ना सांख्यिकीय रूप से देख लीजिए। तो देखिए, दो राज्य तो यहां पर है, दो राज्य यहां पर है, और दो राज्य यहां पर है, इधर 6 राज्यों में विधान परिषद है भारत के। अब दो राज्यों की बात करें तो इधर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश है और इधर तेलंगाना है। इधर दो राज्यों की यदि बात करें तो महाराष्ट्र है और इधर कर्नाटक है। इधर दो राज्यों की बात करें तो यूपी है और बिहार है। तो भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद मिलती है या द्विसदनात्मक विधानमंडल मौजूद है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 5 अगस्त 2009 को जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट आया था, उसमें राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर से, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। उसके बाद भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। इन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। आगे चलते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देख लीजिए भाई, पुराने पेपर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। इधर से एक नदी आती है उत्तरी भारत से बहती हुई, इधर एक नदी आती है इधर से, इस तरीके से दो नदियां मिलती है। एक नदी का नाम है गंगा और एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। दोनों हिमालय पार वाली नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं, सदैव नित्यवाही नदियां हैं। ये दोनों नदियां मिलकर भारत और बांग्लादेश इस वाले क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। नाम क्या है, नाम सुंदरबन का डेल्टा है। क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा है। तो कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरबन का डेल्टा मिलकर बनाती है। और ये
नदी अपनी आखिरी अवस्था में बनाती है भाई, ये भी ध्यान रखना। जुल्लू लोग कहाँ रहते हैं? देखिए जुल्लू लोगों की यदि बात करें तो ये है अपना दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका का ये वाला जो भाग है, ये देश कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। यहां पर वेल्च नाम की घास भी आपको मिलती है। तो इस दक्षिणी अफ्रीका में जो है आपके जुल्लू नामक जो जनजाति है निवास करती है भाई। यहां पर एक मसाई जनजाति भी है भाई। ये कौन सा क्षेत्र है? केन्या है। केन्या में एक जनजाति मिलती है आपको मसाई, जो क्या करती है? खून पीती है। किसका खून पीती है? जानवरों का खून पीती है। ऐसे कोई गाय भैंस और कोई हुआ है भैंस हुआ समझ लो, तो अपन नारियल के मान रखा ना, यहाँ के लिए नलकी दुबई और पीपल आ गया। वैसे ही क्या है, कोल में डालते हैं पशु के, ऐसे उनके पास हथियार सा होता है, अंदर डालते हैं और फिर वहां से खून चूसने लग जाते हैं। तो मसाई जनजाति केन्या में मिलती है और जुलू जनजाति के जो लोग हैं दक्षिणी अफ्रीका में मिलेंगे। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सबसे पहले देख लेते हैं आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? आरबीआई की। कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो देख लीजिए भाई, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1949। ये सारे के सारे जेल प्रेरी के पुराने पेपर है और पुराने पेपर हमेशा देख के जाया करो भाई, वहीं से सवाल आते हैं लगभग 50 से 60%, क्योंकि नए सवाल हमेशा हमेशा कहाँ से आएंगे? पुराना ही पढ़ना पड़ी ना, पुराना ही ले। और मैं थाने ईमानदारी बताऊं भाई, लेब असिस्टेंट लागो बेटा, एम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर दो, पुराना पेपर देख रही हो 2015 ले 2022 तक का जीके के लिए। उसमें 2 पार्ट आते हैं, एक तो ज्योग्राफी का आता है, एक जीके का पार्ट आता है। राजस्थान जीके के लिए 2015 से लेके 2022 के पुराने पेपर देख के गया था 4 दिन। आप मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे लगा कि वही पुराने पेपर मैं अभी हल कर रहा हूँ। 50 में से 48 सवाल मेरे राइट हुए थे और पूरे के पूरे लगभग 45 सवाल आपको पुराने मिल जाएंगे। आप उठा के देख लेना 2022 का जो लेब असिस्टेंट का पेपर है वो। तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है भाई? ये देखिए आपके पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर है। कहां पर है? केरल में है। तो आपके केरल में है। कौन सी जल विद्युत परियोजना? इडुक्की जल विद्युत परियोजना। यहां पर केरल में 2 झील भी है भाई। कौन सी है? एक तो वेबनाड, दूसरी अष्टामुडी। ये 2 झीलें भी आपके केरल में। केरल का जो तट है, केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। केरल और तमिलनाडु का तट है मालाबार तट कहलाता है, ये भी याद रखना। यहाँ पर माल ही माल होते हैं। माल का मतलब क्या है? वो गांजेर, वो नहीं है अफीम, मसाला। बस आपको उदाहरण के तौर पे बताया मैंने, याद रखने के लिए कि माल से मालाबार याद रख लेना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है भाई? देखिए सबसे पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक है। लचीले और कठोर का मिश्रण भी यहां पर मिलता है। तो देखिए कौन से देश का है? अपने देश का है, भारत का है। कैसे है? 12 अनुसूची है, 22 भाग है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। इससे बड़ा विश्व में कोई संविधान नहीं है भाई। 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में मिलते हैं। और इसमें क्या है? कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। कठोर देखे तो इससे ज्यादा कठोर नहीं है, लचीला भी इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखते हो ना समय समय पर जब भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाते हैं। और वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा? अनुच्छेद 368। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना। देखे आगे चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? क्या पूर्वी घाट है, थार का रेगिस्तान है, पश्चिमी घाट या बंगाल की खाड़ी? तो देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से बात करें, ये भारत का जो पश्चिमी घाट है, ये वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है भाई भारत में, पश्चिमी घाट, ये वाला क्षेत्र। भारत के तटीय इलाके में कितने राज्य आते हैं? गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक है, 9 राज्य तट पर है, 9 राज्य तट पर है। आगे चलिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? अब देखिए, ईरान से भारत आए, किसके साथ आए? किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। किसके काल में? पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध होते हैं भाई, एक तो 1191 में, एक 1192 में। ये तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है और ये सेकंड होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, इसमें मोहम्मद गौरी जीतते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। आगे देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? देखिए, एक योजना आती है 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 की योजना को ही क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना कहते हैं। इससे क्या होता है? भारत का विभाजन होता है। एक तो क्या बन जाता है? अपना ये भारत बन जाता है, और एक पाकिस्तान बन जाता है। एक तो इधर ये कौन सा हो जाता है? पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर बन जाता है पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 के बाद क्या कहलाता है? बांग्लादेश कहलाता है। और बांग्लादेश के उदय के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो 1971 में बांग्लादेश का उदय हो जाता है। इससे पहले पाकिस्तान 2 टुकड़ों में होता है। जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, उसके तहत भारत का विभाजन होता है। तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक तो भारत और एक पाकिस्तान नाम से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश अपने सामने निकलकर आता है। सारनाथ में किस ने अपना प्रथम उपदेश दिया? देखिए, सारनाथ, 4 चीजें याद रखना भाई, बहुत बार पूछी जाती है। सारनाथ, काशी, वाराणसी और बनारस। ये देखिए, वाराणसी और बनारस तो एक ही नाम है, नया पुराना नाम है। काशी इनके पास है, सारनाथ इनके पास है। कुल मिला के चारों के चारों यदि हम बात करें, ये नाम आपको किधर 15 से 20 किलोमीटर के अंदर अंदर मिल जाएंगे। आप यदि घूमने जाओगे तो चारों स्थानों को आप आधे घंटे में देख सकते हो। तो देखिए, यहां पर सारनाथ में एक तो है धम्मेकू स्तूप। कौन सा स्तूप है? धम्मेकू स्तूप, प्रसिद्ध स्तूप है भाई। और एक स्तूप है आपके चौखंडी, धम्मेकू स्तूप और चौखंडी स्तूप। ये दोनों कहां पर? ये आपके सारनाथ में। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश, ज्ञानोपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, इसी जगह दिया था भाई, धम्मेकू स्तूप। ये महाबोधि की मूर्ति भी आपके सारनाथ में। किसकी मूर्ति है? महाबोधि। महाबोधि की मूर्ति भी कहां पर है? सारनाथ में है। ठीक है भाई, 2 यहां पर स्तूप है, एक तो धम्मेकू स्तूप और चौखंडी स्तूप है। ये दोनों क्या है? फेमस स्तूप है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्वी अनुमति पर पेश होता है भाई? मतलब विधानसभा में जब धन विधेयक पेश किया जाता है, उससे पहले किसकी अनुमति ले ली जाती है? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद
207। इसमें इस बात का जिक्र है कि विधानसभा में धन विधेयक से पूर्व अनुमति किसकी? राज्यपाल की। वैसे ही यदि केंद्रीय धन विधेयक की बात करें तो वहां पर अनुच्छेद है आपके 110, किसकी अनुमति से पूर्व? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। तो ये दोनों याद रखना भाई, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, इसका जिक्र है अनुच्छेद 207 में। और केंद्रीय धन विधेयक जो है अपने संसद की पटल पर यदि देखें तो लोकसभा में ही रखा जाता है भाई, और इधर जो धन विधेयक है सिर्फ विधानसभा में ही रखा जाता है। केंद्रीय जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में रखा जाता है और ये विधानसभा में रखा जाता है। वो किसकी अनुमति में? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 110 में। इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 207 में। किसकी पूर्व अनुमति? राज्यपाल की। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय पत्र होता है भाई। विजय पत्र। अपने पुत्रों को खो देते हैं, अपने अनुयायियों को खो देते हैं, लेकिन फिर भी गोविंद गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनके द्वारा ये जफरनामा लिखा जाता है। और किसके लिए लिखते हैं? किसके लिए? औरंगजेब के लिए, कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, फिर भी मेरी विजय हुई है। औरंगजेब के लिए लिखते हैं। ये का राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु कौन से है भाई? सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जफरनामा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो विजय पत्र होता है। औरंगजेब के लिए लिखा जाता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जब अपने अनुयायियों और पुत्रों को ये खो देते हैं। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति से जुड़े हुए वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है 1966-67 में होती है। 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न आपूर्ति की जो है कमी नजर आती है, तो उसकी पूर्ति के लिए एक नया हरित क्रांति के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। और कब आता है? 1966-67 में। इसकी जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, किसके लिए ये ज्यादा उपयोगी साबित हुआ? गेहूं है धान के लिए। धान बोले तो चावल। यदि कोई आपको पूछे कि शुरुआत में जो है हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी दो फसलों पर देखने को मिला, तो गेहूं है धान पर देखने को मिला। कब आई हरित क्रांति? 1966-67। हरित क्रांति भारत में लेकर आने वाले कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। इसका प्रभाव कहां पर देखने को मिलता है भाई? प्रभाव आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, इस क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। गेहूं व धान की जो फसल है उस पर देखने को मिलता है। 1966-67 में इसका उदय होता है। रामसर कन्वेक्शन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ। तो देख लीजिए भाई, कौन कौन सी जो नम भूमि है राजस्थान में। क्या सांबर झील है, सरिस्का बाग, सरिस्का क्षेत्र है, रणथंभौर बाग परियोजना भारत की पहली परियोजना 1973। क्या ताल छापर है? ये कहां पर है? आपके चूरू में। काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण के लिए। सर इसका कहां पर है? अलवर में। तो कुछ कुछ चीजें भी यहाँ साथ में क्लियर करते हुए चले, क्योंकि क्या पता कहां से सवाल बन जाए। तो देखिए, रामसर कन्वेक्शन आर्द्रभूमि की यदि बात करें तो अपने दो है भाई। एक तो केवला देवी घनापक्षी विहार, केवला देवी घनापक्षी विहार। इसको कब घोषित किया जाता है आर्द्रभूमि के रूप में? 1981 में। साइबेरियन
साइबेरियन क्रेन आकर्षण है यहाँ का। साइबेरियन क्रेन यहाँ का आकर्षण है। ये पक्षी केवला देवी गना पक्षी विहार का 1981 में इस क्षेत्र को आर्द्रभूमि घोषित कर दिया जाता है। और दूसरा है सांबर, प्रशासनिक तौर पर जयपुर में आता है ये सांबर, लेकिन इसका विस्तार वर्तमान जिलों की यदि बात करें तो डीडवाना कुचामन में भी है, जयपुर में भी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार है वो इसका जयपुर का आता है भाई। तो सांबर को घोषित करते हैं कब है? 1990 में। राजस्थान में कितनी आर्द्र भूमि है? राजस्थान में 2 आर्द्र या नम भूमि है भाई। कौन कौन सी? एक तो 1990 में घोषित की गई सांबर और दूसरी 1981 में घोषित की गई आपके कौन सी है? केवला देवी गना पक्षी विहार। ये कहां पर है? ये भरतपुर में। ये कहां पर है? जयपुर में। प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में। आगे चलते हैं भाई। कुर्जा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो ये देखिए कुर्जा पक्षी जो विहार है ये आपके खींचन में है। कहां पर है? खींचन में। खींचन कहां है? खींचन कहां है? खींचन पहले तो जोधपुर में आता था, नए जिलों के हिसाब से ये फलोदी में आता है। फलोदी। खींचन कहां पर है? फलोदी, जोधपुर में। आगे देखिए शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूछिए भाई। सवाल को भी सही पढ़ा करो कि क्या पूछा क्या है। तो न्यूनतम आयु कितनी है शहरी स्थानीय निकायों की यदि बात करें? स्थानीय निकाय चाहे कोई सी भी हो, पंचायती राज हो, पंचायती राज हो या फिर शहरी निकाय, शहरी निकाय दोनों में आयु कितनी? 21 वर्ष। और यहां पर भी 21 वर्ष। त्रिस्तरीय ढांचा है, इधर भी त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय ढांचे में इधर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इधर कौन कौन सा है भाई? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब देख लीजिए तीनों को इधर ले रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहते हैं? जिला परिषद के मुखिया को क्या कहते हैं? सबसे पहले इन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो कहलाता है आपके सरपंच। पंचायत समिति का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं प्रधान। और जो जिला परिषद का मुखिया होता है उसे बोलते हैं जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। अब देखिए इधर की बात करें शहरी निकायों की त्रिस्तरीय ढांचे में नगर पालिका जो अध्यक्ष है उसको क्या बोलते हैं? उसको अध्यक्ष ही बोलते हैं भाई, चेयरमैन ही बोलते हैं। नगर पालिका के बाद नगर परिषद, इसका जो प्रमुख होता है उसे भी अध्यक्ष या चेयरमैन बोलते हैं। नगर निगम है, इसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? महापौर। महापौर या क्या बोलते हैं इंग्लिश में किसे क्या बोलते हैं? मेयर। तो ठीक है भाई, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष। वोट की आयु। लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए कितनी चाहिए? लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु आयु कितनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। आगे चलते हैं। बादशाह का मेला कहां भरता है? तो देखिए बादशाह का मेला आपके ब्यावर में भरता है। ब्यावर है अजमेर में भरता है बादशाह का मेला। होली के दूसरे दिन भरता है दुलंडी और उसे अगले दिन ये मेला भरा जाता है। कहां पर है? ब्यावर में। आगे चल दिए। बलदेव पशु मेला कहां लगता है? क्या परबतसर में लगता है? तो देखिए परबतसर की यदि बात करें तो यहां पर वीर तेजाजी मेला लगता है। वीर तेजाजी मेला लगता है। मेड़ता की बात करें तो बलदेव पशु मेला लगता है। खरनाल पीपासर, पीपासर में किसका जन्म होता है? खरनाल में किसका जन्म होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए एक मेला और लगता है भाई नागौर में। ये बलदेव पशु मेला नागौर मेड़ता में लगता है।
वीर तेजाजी पशु मेला, परबत्सर नागौर में लगता है। एक मेला लगता है बाबा रामदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला। ये कहाँ? आपके प्रॉपर नागौर में लगता है। और सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक पशु मेले नागौर में। आगे चलते हैं। थेवा कला क्या है भाई? सबसे पहले रंगीन कांच पर, रंगीन कांच पर सोने से बारीक नक्काशी है। रंगीन कांच पर सोने के बारीक तारों से नक्काशी की जाती है। कौन करता है? सबसे पहले है कहाँ की? ये प्रसिद्ध प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की है। कौन सा परिवार? सोनी परिवार, सोनी परिवार। तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? प्रभात जी सोनी वगैरह, सोनी परिवार है। आगे देखिए, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? सबसे पहले ये नरेंद्र मंडल क्या था भाई? ये था परामर्शदात्री। परामर्शदात्री संस्था थी ये एक, परामर्शदात्री संस्था थी जो किसके बीच? जो अपने रियासतों के राजा थे, राजा और अंग्रेजों के बीच। यदि आपके कोई समस्या है, किनकी? राजा महाराजाओं के कोई समस्या है, तो आप नरेंद्र मंडल के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए। इसलिए अंग्रेजों द्वारा एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाती है। इसके प्रथम चांसलर अंग्रेजों के सहयोगी, उनके सच्चे हितैषी कौन थे? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। इनको नियुक्त किया जाता है। सबसे विश्वास पात्र माने जाते हैं ये अंग्रेजों के, इस कारण इनको प्रथम चांसलर नरेंद्र मंडल के घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या थी? परामर्शदात्री संस्था थी जो राजा, जो रियासतों के राजा और अंग्रेजों के बीच में क्या थी? एक कड़ी के रूप में काम करती थी। इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। आगे चलिए, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है भाई? तो जहांगीर का महल आपके पुष्कर में है। पुष्कर में और क्या है? विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। सावित्री जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। पावन घाट कहां पर है? पुष्कर में है। ठीक है। पुष्कर झील कहां पर है? वो भी पुष्कर में। तो ये सारी चीजें कहां पर है? पुष्कर में। पुष्कर खुद कहां पर है? वो अजमेर में। द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है? तो देखिए भाई, द्वारकाधीश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जेल प्रेरी में जो फाइनल आंसर माना गया है उसके अकॉर्डिंग कहां पर है? कांकरोली में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कांकरोली में द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके अकॉर्डिंग हो या फिर अपने अकॉर्डिंग हो, कहां पर है? कांकरोली, राजसमंद। नाथ द्वारा नाम आया। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। कि प्रमुख पीठ कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। कांकरोली भी कहां पर है? ये भी आपके राजसमंद में है। राजसमंद झील कहां पर है? वो भी राजसमंद में। किसके द्वारा निर्मित है? राज सिंह के द्वारा। आगे देखिए, कांकरोली हो गया। राजस्थान में भोपू का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? अरे गांव में भोपा है ना, कहीं भैरू जी का, बाबू जी का, देवनारायण जी का, है ना। तो ये भोपू का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? क्या तंदूरा है, अलगोजा है, कामाचा है, या फिर रावण हत्ता है? तो रावण हत्ता है भाई। ये क्या होता है? आधे कटे नारियल का, नारियल का एक वाद्य यंत्र होता है प्यारा सा। और भोपे आपको पता है, भोपे भैरू जी के भी होते हैं, बाबू जी के भी होते हैं, देवनारायण जी के भी होते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रावण हत्ता होगा। आगे देखिए, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? क्या सिरोही के चौहान है,
बूंदी के हाड़ा है, मारवाड़ के राठौड़ है, या मेवाड़ के सिसोदिया है? तो देखिए मुंडियार की ख्यात, इसका मुख्य विषय है मारवाड़ के राठौड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, वो भी देख लीजिए। मूणोते नैणसिरी ख्यात, ये क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। ये सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मूणोत नैणसी द्वारा लिखित है, मूणोत नैणसिरी ख्यात। ठीक है भाई, मुंडियारी खात का विषय क्या है? मेवाड़ के, सॉरी मारवाड़ के राठौड़। राजस्थान में सोने के खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? वह है, तो देखिए आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, वे जगपुरा भूकिया, ये दो जो क्षेत्र है यहां पर है सोने की खुदाई के कार्य चल रहे हैं, यहां पर सोने के भंडार मिलने के आसार है। तो ये दोनों कहां पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में है राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, जिसको क्या है, इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, जिस पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान की राजधानी में किया गया भाई, राजधानी में किया गया। कब किया गया? 1955 में किया गया, जयपुर में किया गया। किस दुर्ग के साथ? राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी है। वीर कल्ला जी की बात करें तो 4 हाथों वाले देवता वीर कल्ला जी को कहा जाता है। इनकी वीर गाथाएं कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है? क्या अचलगढ़ दुर्ग से जुड़ी है? सिवाना, आमेर, ये कहां पर है? ये आपके जयपुर में है। आमेर, जयगढ़, सुदर्शनगढ़, जिसे नाहरगढ़ का दूसरा रूप भी बोला जाता है। तो ये 3 तो कहां पर है? आपके जयपुर में। सिवाना कहां पर है? ये बाड़मेर में है। अचलगढ़ कहां पर है? ये सिरोही में है। वीर गाथाएं कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, जिसे दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहां पर है भाई? तो देखिए दरगाह बहुत सारी आपने पढ़ी होगी। मीठे साहब की दरगाह, पीरान साहब की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, नरहड़ पीर की दरगाह, अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह भी पढ़ लीजिए। ये आपके केसोराय पाटन है, बूंदी में है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हेला ख्याल किस क्षेत्र का ख्याल है? तो हेला ख्याल, मान लो आप राज्य की राजधानी जयपुर में हो, जयपुर में हो और आपने हेलो पढ़े ने कोई ने बुलाने वास्ते, अरे बोलिया करे अटीन मांगे हेलो पढ़ेगे, बिन हेलो पढ़ेगे चाय पी ले, खाणू खा ले, श्रवण कर ले, ब्यालू कर ले, मतलब है हेला पढ़ा जाता है जयपुर से। तो सबसे पहले कहां पे सुनाई देगा? अरे सबसे पहले आपको दौसा में सुनाई देगा। तो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा का। दौसा और सवाई माधोपुर का हेला ख्याल है इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, याद रखना भाई। आगे देखिए, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई का राज इन दोनों पुस्तकों में की गई है। क्या की गई है? अरे लिखा है तो कुछ ना कुछ तो किया ही गया है, और इसमें कटु आलोचना की गई है। किसकी? मारवाड़ प्रशासन की। मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई है। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई का राज, ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा निर्मित है या किसने लिखी? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कर दिया ना राइट आंसर। आगे चलते हैं। मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर को क्या कहते हैं? ये तो बता ही सकते हो ना आप। अरे कच्चे गोलाकार घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? अरे इसको कहते हैं झूपा, झूपा कहते हैं। अरे माड़ियों किन के घर के ऊपर है?
पक्के मकान के ऊपर और पट्टियां छोड़ दो मंजिलो बनावे तो बिन क्या करे माड़ियो, समझ लियो। ओ घर है, ओ घर है, इनके ऊपर और घर बना दियो छोटे शोगट, इन बोलिया करे माड़ियो। टपरी गाई हुए अरे राय ने रुकाड़ो को नहीं के रोज डार यहाँ निकली टपरी हुआ करे। कच्चे कच्चे घास फूस की बनी हुई झूपा क्या होता है? झूपा इस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से। वो पालड़ो हुए नीचे, ऊपरे गोल 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 चक्री हुए और ऊपरे पिकुली हुआ करे, इन बोलिया करे झूपो। कच्चे गोलाकार घरे हुआ करे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाड़ है, अरे हाड़ कई जगह अलग अलग नाम हुए। साड़ माँ के इस साइड हाड़ क्या करे, जो घर हुए भी लाल लो जो कमरो है बिन बोलिया करे साड़। राजस्थान में राज्यपाल पद पर किस सन सर्वप्रथम गठित हुआ? मतलब राजस्थान में राज्यपाल पद गठित कब हुआ था? तो देखिए भाई, राजस्थान का निर्माण होता है 18 मार्च 1948 से लेके 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण होता है। और इसी दिन राजस्थान में राज्यपाल पद स्वीकृत या निर्मित हो जाता है। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। निहाल सिंह कहाँ के थे? ये पंजाब के थे भाई। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये 26 जनवरी 1950 संविधान लागू। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा व राज्यपाल की सीटें क्रमशः बतानी है। कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में 25 10 200 उल्टा सीधा कर देते हैं। ऑप्शन देखा करो, पहले क्या पूछा है? विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। मतलब है कम से अधिक, सॉरी, अधिक से कम की और अवरोही क्रम में पूछा है। विधानसभा की 200 सीटें, तो 200 कहाँ पर है? 200 है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। तो इसका राइट आंसर है यही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 सही करेंगे। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी? विधानसभा की सीटें 200। 200 विधायक होते हैं राजस्थान में, और परिसीमन होगा 2026 में, तो शायद ये बढ़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए लोकसभा में सीटें कितनी? जनता द्वारा निर्वाचित सांसद जो होते हैं वो होते हैं 25। राज्यसभा मनोनीत किए जाते हैं, ये कितने होते हैं? 10। तो इस प्रकार से 225 और 10। एक बार फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया है कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं? 35 सदस्य जाते हैं। 25 लोकसभा से, 10 से राज्यसभा से। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो हाथों जो को काम करे, लेकिन हस्तशिल्प उद्योग क्या करे? छोटो या करे, कम पूंजी लागे और कम श्रम लागे, तो ओके मावे भाई। कुटीर उद्योग में आता है, हस्तशिल्प उद्योग है, कुटीर उद्योग में आता है। गांधी जी ने प्रोत्साहन किया था ना, और फिर चरखा खाता था, वही वाला कुटीर उद्योग है। संपूर्ण विश्व में स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? क्या 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 जनवरी को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, या 22 फरवरी को? तो देखिए 3-4 दिवस है। 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। 22 अप्रैल, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ठीक है, और एक आता है इसमें आपके 22 मई, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। स्काउट दिवस जो आपके मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां से स्काउट दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, और एक और याद रख लेना मातृभाषा दिवस। 5 दिवस क्लास। राजस्थान की गांधी
भारत के गांधी तो महात्मा गांधी कहलाते हैं। अब राजस्थान के गांधी सिरोही निवासी कौन थे भाई? गोकुल भाई। बट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। गांधी जी के पांचवे पुत्र कौन थे भाई? गांधी जी के पांचवे पुत्र, भामाशाह भी इनको बोला जाता है। पांचवे पुत्र है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, अरे वो ही वाले बजाज है, जमनालाल बजाज सिक्कर के थे। जमनालाल बजाज। प्रताप सिंह बारठ का नाम तो सुना ही होगा। अनेकों यातनाएं इनको दी गई थी, छोटी सी उम्र में शहीद हो गए थे। पिताजी का नाम केसरी सिंह बारठ और चाचा जी का नाम जोरावर सिंह बारठ। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो देखिए भाई, राजस्थान के या मान सिंह थे, भगवंत दास सिंह थे, बूर सिंह थे या माल सिंह थे? तो जो आमेर के शासक थे, आमेर शासक, आमेर शासक मान सिंह को अकबर ने किसकी उपाधि दी? फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। ठीक है भाई, ये थे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुराने पेपर, पुराने सवाल। निश्चित तौर पे आपको इससे फायदा मिलेगा, काफी हद तक आपको समझ में भी आया होगा और अपनी ओर से अच्छा देने का आप लोगों के लिए प्रयास किया गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि क्लास अच्छी लगे तो, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को फैला दो राजस्थान के कोने कोने तक। और मजेदार सवालों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अभी तो बहुत सारे सवाल है, लगभग 350 सवाल और बाकी है। और निश्चित तौर पे इस एग्जाम में, या यूं कहें कि राजस्थान के कंपटीशन के तमाम एग्जामों में आपको यहां से जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, ये सारी चीजें देख लीजिए भाई। टेलीग्राम चैनल है, अपना ऐप है, यूट्यूब है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।